हेलो स्टूडेंट्स, मैं जया जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेक्चर बाय जया मैम। 6 मार्च को आप लोगों का अर्थशास्त्र का पेपर है। आपके रिवीजन के लिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो बनाया है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बगैर तनाव लिए पढ़ाई करें तो आप लोगों को जो याद कर रहे हैं वह भी परीक्षा हॉल में तुरंत याद आ जाएगा और टेंशन लेने से याद किया वो भी भूल जाएंगे। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में जो भी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो वार्षिक परीक्षा में आने ही वाले हैं, ऐसा समझ के आप लोग अच्छा से याद करें। पूरा वीडियो ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? वह कीमत जिस पर मांग तथा पूर्ति आपस में बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत को साम्य कीमत, साम्य अवस्था या संतुलन मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यह साम्य कीमत से अधिक होती है। किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य तय किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1948-49 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? इसकी स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ उत्पादन व आय के आधार पर करता है। सीएसओ की स्थापना भारत में 2 मई 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं लिखिए। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं निम्नलिखित हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफसी और जीएनपी। इनके हिंदी में नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रीन पर देखकर आपको ये सारी अवधारणाएं याद करना है। मूल्यह्रास क्या है? सामान्य टूट फूट व अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं। मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों में टूट फूट हो जाती है, सभी चीजों में बदलाव होते हैं, समय के साथ में सभी चीजों में घिसावट होती है, उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण के भुगतान के मापदंड और मूल्य के संचय के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य सर्वग्राही हो, मुद्रा कहलाती है। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बैंक का आशय किसी राष्ट्र की उस शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था से है जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण तथा उसे स्थिरता प्रदान करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत से संबंधित प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा को समझाइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा ध्यान से याद करना है, 2 बार सुनना है इस वीडियो को, तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा और हो सकता है कि एग्जाम में आपको प्रश्न ये रखा मिल जाए। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार आय में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। अतः आय तथा उपभोग संबंधी प्रभावपूर्ण मांग का अंतर बढ़ता जाता है और इस अंतर को विनियोग व्यय में वृद्धि कर पूरा किया जाता है, जिससे आय के रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, तो वह प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि उपभोग व्यय भी उस मात्रा में बढ़े। जितनी की आय बढ़ रही है उपभोग उतना नहीं बढ़ेगा, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत काम करता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब देश में पूंजी के साधन सीमित होते हैं और काम चाहने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है तो कुछ व्यक्ति बिना काम के ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी और साधन नहीं होते। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं: मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन हो जाता है, बाजार में अति उत्पादन की समस्या नहीं रहती, अर्थव्यवस्था में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आय तथा रोजगार निर्धारण के संबंध में परंपरावादी सिद्धांत को लिखिए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः ही स्थापित होती है। यह स्थिति बाजार शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के स्वतः समायोजन द्वारा निर्मित होती रहती है। सर गिफिन का विरोधाभास नियम क्या है? यह निम्न कोटि की वस्तुएं किसे कहते हैं? इस पर किसका नियम लागू होता है? गिफिन वस्तुओं को घटिया वस्तुएं भी कहा जाता है। घटिया वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इनकी मांग घटा देता है अथवा कम कर देता है। इससे जो धन बच जाता है उसे वह श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदता है, भले ही उनकी कीमतों में वृद्धि क्यों न हो। उदाहरण के लिए ज्वार बाजरा गेहूं की तुलना में घटिया किस्म की वस्तु है। चूंकि बाजार में गेहूं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए कोई भी निर्धन व्यक्ति ज्वार बाजरा लेकर अपना काम चला लेता है। कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए गिफिन वस्तु हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं दूसरे के लिए वह गिफिन वस्तु हो।
जैसे कि कोई व्यक्ति मजबूरी में ज्वार बाजरा खाता है और कोई अमीर आदमी शौक से ज्वार बाजरा खाता है, तो निर्धन व्यक्ति के लिए ज्वार बाजरा खाना मजबूरी है, इसलिए वह उसकी गिफिन वस्तु होगी। जबकि अमीर आदमी के लिए ज्वार बाजरा खाना उसकी मजबूरी नहीं है, इसलिए उसके लिए वह गिफिन वस्तु नहीं है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आप लोगों के सामने था, शायद आपने याद नहीं किया होगा, मेरा वीडियो देखने से आपको पूरा याद होगा। अन्य बातों के समान रहते हुए किसी सेवा या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने के कारण उसकी पूर्ति में भी कमी हो जाती है। अतः पूर्ति का नियम बेची जाने वाली वस्तु से पूर्णतः संबद्ध होता है। इस नियम के आधार पर यह माना जाता है कि पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मांग का नियम में मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, जबकि पूर्ति के नियम में मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। स्क्रीन पर आपको पूर्ति वाला चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप अच्छे से ध्यान से देखें और 2-3 बार बनाकर देखें। एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें ये चित्र बनाना रहेगा। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर बताइए। धातु मुद्रा भारी होती है, इसका चलन छोटे क्रय विक्रय में होता है। धातु मुद्रा देश की सरकार जारी करती है, जबकि पत्र मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, वजन में हल्की होती है। धातु मुद्रा का चलन संचय सीमित मात्रा में होने से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा नहीं होती, जबकि इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है। धातु मुद्रा अत्यंत महंगी प्रणाली है, जबकि पत्र मुद्रा सस्ती प्रणाली है। मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दिया था, शॉर्ट वीडियो था, जो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप उससे देखिए, तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बिना टेंशन के अच्छे से लिख कर आए, यही मेरी शुभकामनाएं। और आगे भी मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ। वीडियो देखने के बाद नोट कर लें और 1-2 बार रिपीट करें या फिर वीडियो ही 2-3 बार सुन लें, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। धन्यवाद।